बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है। पर गौरांग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बार पीएसयू काउंटर्स पे ही राय लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ नतीजे भी देख रही थी। देखिए, बीईएल के नतीजे फ्राइडे को आए, स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। साथ ही कोल इंडिया के जो नतीजे रहे ओवर द वीकेंड, इतने अच्छे तो नहीं रहे, बट बहुत ख़राब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीजनली थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहता है। आज बीएचईएल के नतीजे हैं। गौरांग जी, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कई सारे रिटेलर्स भी मौजूद हैं, साथ ही साथ इसमें करेक्शन भी काफ़ी आ गया है। कैसे देख रहे हैं आप पीएसयू खेमे को, और साथ ही क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले तो सृष्टि, आपको, इटिनाव स्वदेश की पूरी टीम को, इटिनाव स्वदेश के दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे और आपको संपत्ति और वृद्धि मिले अपने जीवन में। तो देखिए, सरकारी खेमे की कंपनियों की बात करें तो हमें विभाजन करके देखना अनिवार्य होगा, क्योंकि कुछ में मिसाल के तौर पर एक या दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जहां पर नतीजे जो अनुमान थे उससे बहुत ही विपरीत आए। रक्षा क्षेत्र की कंपनी जिसका जिक्र आपने किया है सृष्टि, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहां पर नतीजे बहुत अच्छे आए, हमारी जो अनुमान थे उससे भी बेहतर आए। सरकारी बैंकों में मेरे ख्याल से अभी तक जो भी हमने देखा है वो मिला जुला सा कारोबार है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस समय सीमा को ध्यान में रख करके निवेश करते हैं या फिर निर्णय लेते हैं इस गिरावट का लाभ उठा करके निवेश करने के लिए। तो अगर आप हमें पूछते हैं तो हमें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सरकारी बैंक्स, सरकारी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, उसके साथ साथ सरकारी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर एनबीसीसी जैसी कंपनियां हैं, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के ढांचा खड़े करने वाली कंपनी जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इन सभी पर हमारी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। केवल मात्रा ये है कि यहाँ से त्योहार का सीजन है, मेरे ख्याल से इतना उत्साह इस बार त्योहार के समय में हमने शेयर बाजार में देखना मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बहुत मायूसी भरा माहौल होगा, लेकिन इसके आगे की अगर सोच और विचारधारा आप रखते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दायराबंद कारोबार, थोड़ा बहुत और मुनाफा वसूली की चपेट में आने के बाद इतिहास गवाह है सृष्टि, हमने एक नया शिखर जीवन का बनते हुए देखा है शेयर बाजार में। तो आपके समय सीमा पर सब कुछ निर्भर है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको गौरांग सर गाइड भी कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये बात अच्छी है, और ये बात इतिहास भी बात कर प्रूव करता रहा है कि थोड़ा मुश्किलों के बाद फिर से एक ठंडी बात ज़रूर आती है। यानी कि अगर आपको दुख है तो फिर सुख ज़रूर आएगा। कुछ कुछ है मार्केट के अंदर, अभी पोजीशनिंग है, अपने हिसाब से उच्चारण कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपकी सोच अलग होनी चाहिए। आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपकी सोच अलग होनी चाहिए। आप ट्रेडर हैं तो आपकी सोच अलग होनी चाहिए। पहले खुद से डिसाइड करना है कि हम कौन हैं। जब हम कौन है पता लग गया, फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ना बैंक को लेकर आई हैं, उसमें से एक मैं सिर्फ नमूरा का ही जिक्र करूंगा। उन्होंने एक आईसीआईसीआई बैंक के 1500 प्लस का टारगेट दिया। उसी नमूरा ने कहा है कि बंधन बैंक को भी आप देख सकते हो। तो दो अलग अलग बैंक के अलग अलग श्रेणी के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो बंधन बैंक को लेकर कह रहे हैं कि पहले वो सेल करना चाहते थे, लेकिन उनका स्टांस अब न्यूट्रल हो गया। वो कहते हैं कि हम अपने टारगेट को भी 170 से 180 कर देते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया है। आप बंधन बैंक को ट्रैक करते हैं सर? बंधन बैंक, खाली बंधन बैंक को ट्रैक करते हैं आप? डिम्पी, बिल्कुल बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन दिक्कत एक ही है डिम्पी बंधन बैंक के साथ। नतीजे जो आते हैं पहले तो वो बहुत ही विपरीत आते हैं। कुछ तिमाहियों में आपको बहुत अच्छा रुझान आते हुए दिखता है और कुछ तिमाहियों में उसी तरफ विपक्ष में अगर आप देखें तो बहुत मायूसी भरा कारोबार। दूसरी बात, इनके सर्वोच्चम अधिकारी को लेकर के कुछ अनिश्चितता कुछ समय पहले थी, लेकिन अब स्पष्टीकरण आ चुका है और एक नए व्यक्ति का चयन किया गया है, जो मेरे ख्याल से ये जो विपरीत नतीजे आते हैं दोनों तरफ, वहां पर स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। जोखिम झेलने की क्षमता अगर बहुत ही ऊपर की तरफ है, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूं डिम्पी, कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है, तब जाकर के आप बंधन बैंक में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति और नतीजों को देखते हुए 230 के आसपास के लक्ष्यांक रखे हैं।
थोड़ा जोखिम ज़्यादा है, आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, मना नहीं है। और रिपोर्ट भी यही कह रही है कि भाई वो भी पहले सेल करना चाहते थे, अब उन्होंने स्टांस न्यूट्रल कर दिया, बाय नहीं किया, हाँ न्यूट्रल किया है, बेचेंगे नहीं, ये भी मना किया है कि खरीदेंगे भी नहीं, बट बेचेंगे नहीं, ये बात साफ़ हो गई है। तो ये बात काफ़ी हद तक आपको गरांग सर ने भी इसी लाइन पे ही आपको बताया है। एक और रिपोर्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट इस समय आई है, उस रिपोर्ट पे है ओला इलेक्ट्रिक पे, हाल की लिस्टिंग है, आपको मालूम है ओला इलेक्ट्रिक की। और रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई 140 से हम टारगेट को घटा के 110 कर देते हैं। ये HSBC की रिपोर्ट है। ये शेयर आपको पता ही है कैसे चला था, यहीं से ही लिस्ट हुआ था, इसी जगह से ही 75, 76, 78 के आसपास ही। और उसके बाद इसने जर्नी देखी करीब 150 के ऊपर की, वापस उसी रेट पे आ गया जिस रेट से चला था। और रिपोर्ट अब जो भी है सो है, हालांकि रिपोर्ट अभी भी 110 समथिंग कह रही है, बट फिर भी 77 का भाव है। एक बार गौरांग सर वापस आपके पास ही आना होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल हेल्प नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा, है ना, कुछ चार्ट छोटे हैं। आप जरा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है ओला से और क्या अच्छा दिखा ओला के अंदर, दोनों चीज़ बता दीजिएगा। डिब्बी, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपके साथ और आपके सहयोगी के साथ। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के पहले, ओला इलेक्ट्रिक के जब लिस्टिंग हुई थी उस दिन और उसके पश्चात मैंने निरंतर एक बात कही है कि 1500 करोड़ का नुकसान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट को लेकर के बहुत तकलीफ है, उपभोक्ता बहुत बड़ी तरीके से मायूस है और बात तो अब आ जाकर के कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गई है। तीसरी बात, जो 15 अगस्त को इस साल इन्होंने मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक लॉन्च की है, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली। तब तक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के पूरे पूरे आसार है और हमने देखे भी हैं कि प्रतिस्पर्धी कंपनी किस प्रकार से तीव्र गति से लॉन्चेस कर रहे हैं। बैटरी, जो जिगा बैटरी की बात कर रही है, उसमें भी समय लग रहा है। और अगर परिस्थिति यही रही तो मेरे ख्याल से लोग 2 बार सोचेंगे इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि आईपीओ के समय पर 76 के स्तर पर, मेरे ख्याल से जो ऊपरी स्तर था आईपीओ का, वहां पर हमने निवेश की राय दी थी। लेकिन वो राय देते समय हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके पास कम से कम 2.5-3 साल की समय सीमा होनी चाहिए अगर आपको एक निर्णायक रूप में इस आईपीओ में निवेश करके पैसे कमाने हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति देख रहा हूं डिम्पी, नुकसान एक तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करके कोशिश करके उस नुकसान को धीरे धीरे कम करके एक ब्रेक इवन तक आ सकते हो और फिर मुनाफे में आ सकता हो। लेकिन जब प्रश्न आके उठता है उपभोक्ताओं के ऊपर, और बहुत बड़ी मायूसी और निराशा उपभोक्ताओं को होती है और जाके कंज्यूमर कोर्ट में मामला अटकता है, तकलीफ ये है कि सर्विस सेंटर्स का निवारण जो है, टेक्नोलॉजी जो भी ये लोग यूज करते हैं, वो टॉप टू बॉटम तक नहीं आ रहा है और उसी कारण सर्विसेज को लेकर के बहुत दिक्कत है। मैं एक ही चीज कहूंगा, एक आधुनिक कंपनी, ई इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली 2 पहिया, लेकिन दूसरे तरफ बहुत बड़ी निराशा प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के और मैनेजमेंट की टिप्पणियों को लेकर के। गौरांग सर, आप भी जरा इस बार एक राय दीजिए इंटरग्लोब के शेयर पर, क्योंकि देखिए आगे तो अब ये फेस्टिवल वाली तिमाही चल रही है और कहीं ना कहीं शेयर हम देख रहे हैं कि 5000 से गिर के 4300 रुपए के आसपास आ गया है। क्या ये गिरावट पर खरीदने वाला शेयर है या फिर ये नतीजे थोड़े से आपको नेगेटिव लग रहे हैं, कुछ नेगेटिव संकेत भी दे रहे हैं? अभिषेक, देखिए एक चीज है कि हमारे देश में और पूरे विश्व भर में अगर आप देखने जाए तो उड़ान क्षेत्र में कामकाज करने वाली कंपनियां ज्यादातर आपको बहुत कम मुनाफा या फिर नुकसान झेलती हुई नजर आएगी। मैं पूरे स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़ी बड़ी उड़ान क्षेत्र की कंपनियां, अगर आप उनके कामकाज और बैलेंस शीट पर नजर डालें तो 2 कारण है इसके। एक तो है लगातार ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर के तरफ, और दूसरी तरफ आपकी पास प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने हवाई जहाज की जो संख्या है वो बढ़ाते जाए, जैसे आपके ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स रहें। और एक चीज अनिवार्य अभिषेक ये भी है उड़ान क्षेत्र की कंपनियों के लिए कि उनका हवाई जहाज जितने समय हवा में रहता है उतने समय वो मुनाफा कमाता है, जितना समय वो जमीन पर रहता है वो कंपनी का खर्च बढ़ाता है। खास करके जब टेक्निकी कोई दिक्कत आती है वगैरह वगैरह, तो इंटरग्लोब के पास हमारे सभी को पता है कि वो जो प्लैथ एंड वेटनी इंजन लगे थे, मेरे ख्याल से करीबन 1-1.5 दर्जन
हवाई जहाज ऐसे हैं जो जमीन पर खड़े हैं क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं हुई और पुर्जे मिल नहीं रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है। एक हाथ तिमाही में निराशा क्या आ सकती है, मायूसी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये देखना अनिवार्य है कि लंबी अवधि में क्या कंपनी कर रही है। 4,900 के लक्ष्यांक है हमारे लंबी अवधि के लिए, और एक वास्तविकता ये भी है कि एक बहुत ही सक्षम और यशस्वी लो कॉस्ट कैरियर, जिसे हम एलसीसी मॉडल कहते हैं, उभर करके आया है। तो दिक्कत कुछ एक तिमाही में हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि ये ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगी, ऐसा नहीं लग रहा है, और नतीजों में आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक पे तो हमने आपसे राय ली ही, बट एक और ऐसा स्टॉक है गौरांग जी जहां पर लगातार जो गिरावट हावी है, और मैं बात कर रही हूँ वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि हमने फ्राइडे को भी देखा था 6% ये कमज़ोर हो गया और अब अपने लेवल्स अगस्त 2023 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। गौरांग जी, कुछ दिक्कतें जो हैं उससे हम सब वाकिफ़ हैं, एजीआर ड्यूज हो जाए और ऑपरेशनल टर्न अराउंड, वो फिलहाल काज पे नहीं है, बट जिस तरीके से इस पूरे साल न्यूज़ फ्लो रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, चाहे वो एफपीओ को लेकर हो या इनके आने वाले 5G प्लान्स को लेकर, ऐसे में रिटेलर्स काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्टॉक में। 7.5 के लेवल्स पे गौरांग जी कैसा दिख रहा है आपको, और इस पे कोई टिप्पणी? सृष्टि, थोड़ा बहुत समय दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखिए, दिक्कत वोडाफोन आइडिया से ये है कि लोगों की जो सोच समझ और जो रणनीति होती है ये स्टॉक में निवेश करने की, वो बहुत ही नासमझ वाली होती है। माफी चाहता हूं, मैं इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन पहले तो एक डिस्क्लोजर दे देता हूं, अनिवार्य है मेरे लिए ये देना। जब इसका मेरे ख्याल से एक एफपीओ आया था 11 रुपए के आसपास, सृष्टि, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, तो उस वहां पर हमने निवेश की राय दी थी, लंबी अवधि के लिए निवेश करने की। लेकिन वहां पर भी हमने एक ही चीज कही थी जो हमने कही थी ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में, कि अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही कर रही है, 2-2.5 साल 3 साल का नजरिया रखी। तो 11 रुपए में हमने निवेश की राय दी थी जब वो एफपीओ आया था वोडाफोन आइडिया का। अब दिक्कत यह है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटर जो है टीआरएआई, और जो सरकार के तरफ से और सर्वोच्च न्यायालय से जो इनको कुछ दिक्कतें आई हैं, वर्किंग कैपिटल को लेकर के बहुत मुसीबत है। लेकिन सामने मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा बाजार में से पूंजी खड़ी करने के लिए, और मेरे ख्याल से वो सक्षम रूप से होगा। लोग ये समझ के निवेश करते हैं कि 20 वाला या 15 वाला या 12 रुपए वाला आधा हो गया, अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा। तो मेरे लिए ये कहना उन लोगों के कि यहां से भी आधा हो सकता है, इस बात की आप जो चुनौती है उसके लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से निकल करके उभर करके आएगा। कोई लोग ये बोलते हैं कि सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार इस कंपनी को डूबने नहीं देगी, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार तो बहुत सारी कंपनियां, जहां पर सब कंपनियां जाकर के सरकार का हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे हमें संभालो, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं, ये विचारधारा है ना सृष्टि, ये गलत है। हमें लग रहा है कि ये उभरेगा, और मैं भी मैं निजी तौर पर ये कहता हूं सृष्टि के, हमारे जैसे भारतवर्ष में सिर्फ 2 कंपनियों की ड्यूपोली होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। खास करके ऐसे क्षेत्र में जहां पर महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, ना तो सिर्फ वॉइस को लेकर के, लेकिन स्मार्टफोन यूजर्स की भी जो संख्या है वो बढ़ रही है, बिकवाली बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रयास ये होना चाहिए कि आप धीरे धीरे करके कंपनी को सक्षम बनाए। देखिए, अभी भी 4G में जी रहे हैं, 5G का माइग्रेशन पता नहीं कब होगा, महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या कम हो रही है, तो दिक्कतें काफी हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। हो सकता है इसमें 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, 3 साल लगे, तो ये तैयारी आपको रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। एफआईएस का दबाव झेल रहे भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबरें और शुरुआत हो चुकी है आज। वैसे तो सुबह सुबह हमने देखा था क्रूड में जिस तरह से सेंटिमेंट सुधरते हुए दिखे, विदेशी बाजार से भी ठीक ठाक संकेत, और भारतीय बाजार में अच्छे खासे जो रिजल्ट सीजन नजर आए, या कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने जो मूड सुधारा है, कैसे देख रहे हैं? और गौरांग जी, वो कहते हैं ना कि सूरज कितना भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं कर सकता, क्या कहेंगे बाजार पर आप? धन्यवाद मानसी आपका। सबसे पहले तो एक नए पर्दे के सामने आपको आज देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक लंबे समय बाद आपसे फिर से बाजार के ऊपर चर्चा हो रही है।
बहुत शुक्रिया। आपको आपके परिवार को धनतेरस, दिवाली और नववर्ष की शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से सूरज के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। और हम एक ऐसा देश है, हमारी देवभूमि भारत ऐसा देश है कि वो एक उभरता हुआ सूरज है। और उभरते हुए सूरज को आप सिर्फ नमन कर सकते हैं। आप आंख में आंख डाल करके सूरज में नहीं देख सकते हैं किसी भी समय पर, चाहे वो उभरता हुआ सूरज हो या ढलता हुआ सूरज हो, यानी कि सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त हो। तो एफआई की जो आपने बात की है मानसी, आपको तो पता है बहुत लंबे समय से मैं तो आप मुझे तारीख और फ्लाइट का नंबर बता दीजिए, मैं उनको एयरपोर्ट पे जा करके छोड़ के आऊंगा, अगर उनको वाकई में भारत में से जा करके चीन में निवेश करना है या कहीं और निवेश करना है। तो ये एक मेरी विचारधारा है, मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूं। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मार्च 2020 में महामारी के बाद 65,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी गोरों ने। और आपको और हम सबको पता है बाजार किस स्तर पे था और कहां जा पर के रुका। आज के तारीख में एक नया सर्वोच्चम बिकवाली का शिखर बनाया है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, जो मेरे ख्याल से 80,000 करोड़ के ऊपर का है। और हमारे यहां पर शेयर बाजार में कितनी गिरावट आई? 26,277 वाला 24,250 के आसपास जाकर गया, यानी कि 10% की केवल मात्र गिरावट है। मैं ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूं मानसी, ताकि आप के चैनल के माध्यम के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सके कि ये आंकड़ों में देखने की जो आदत है ना, उसको बदल करके प्रतिशत में देखिए और सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर देखिए और गिरावट देखिए। तो एक सर्वोच्चम बिकवाली के बावजूद भी हम केवल मात्र 10% गिरे हैं। और ये भी कहना चाहूंगा मानसी कि अगर आपके पास 10, 15, 20% बाजार की उठापटक झेलने की अगर आप में ताकत या क्षमता नहीं है, तो आपको विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।